दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी है वह अजीब सी लड़की। यह आपको अपने पड़ोस की लड़की की शायद याद दिला दे। रास्ता छोड़िए, हटिए रास्ते से। दिख नहीं रहा है क्या? दोनों हाथों से ट्रे पकड़े कब से खड़ी हूँ। भगवान ने भी ना जाने कैसा पड़ोसी भेजा है। हटिए ज़रा बीच से। एक अनजान लड़की को घर के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ा देखा। मैंने सवालिया नज़र से देखा उसे। आखिर वह हमारे घर क्यों आ रही थी चाय लेकर? अब घूरिए मत, पड़ोसी हूँ आपकी। चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। माँ ने भेजी है, मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है। कह रही थी कि आपको काम होगा तो चाय नाश्ता दे आओ। उन्हें ही शौक़ है पड़ोसियों से रिश्ता निभाने का। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अजीब लड़की है, पहली बार कोई किसी से मिलता है तो ऐसे बात करता है भला? इस तरह कौन बात करता है भला? मन ही मन सोचते हुए मैंने किनारे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। वह ट्रे लेती हुई धड़धड़ाती हुई हमारे घर आ गई। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मम्मी ने आप लोगों के लिए चाय और पोहा भेजा है। आप लोग आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटाइए और थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से अनपैकिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। वह जैसी धड़धड़ाती हुई आई थी वैसे ही बंद कार्टन के ऊपर चाय की ट्रे रख कर वापस चली गई। किसकी लड़की है ये? ना कुछ पूछा ना बताया और चुपचाप चाय नाश्ता रखकर चली गई। पता नहीं किसकी बच्ची है। मम्मी पापा एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखने लगे कि यह आधे रास्ते से फिर से वापस आ गई और बातें करने लगी। मम्मी ने कहा था कि चुपचाप नाश्ता रखकर चली ना आना, अपना परिचय भी दे देना। और मैं हड़बड़ी में सब भूल भाल कर चली गई। मैं शीतल हूँ और हम बगल वाले घर में रहते हैं। अगर आप लोगों के आने से मम्मी को बहुत खुशी हुई है। काफ़ी दिनों से यह घर खाली पड़ा था, इसलिए मम्मी काफ़ी खुश हैं कि अब कोई तो पड़ोस में रहने आ रहा है। वैसे मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई रहे या खाली रहे, पर मम्मी रोज़ कहती थी कि कोई आ जाए इस घर में, कोई आ जाए तो रौनक आ जाएगी। अब हो गई उनकी रौनक और मेरी मुसीबत। अब रोज़ वे मुझे कोई न कोई सामान देकर, चाय या नाश्ता देकर यहाँ भेजा करेंगी आपके पास। वैसे सच कहूँ, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं। मम्मी जैसी अच्छे पड़ोसी मिले हैं आपको। और क्या चाहिए भला? कहकर वह ज़ोर से हंसी और चलती हूँ कहकर चली गई। लेकिन हमें बिल्कुल ही लगा कि 2 ही पल बाद दरवाजे से ही फिर वापस आ गई और फिर एक बड़े कार्टन को हाथ से छूकर और उसे दबाकर हाथ से दबाते हुए बोली, इस पर बैठ जाऊँ क्या? कुछ ऐसा सामान तो नहीं है ना जो टूटने वाला हो या क्या? खैर उससे क्या। और हमारे कुछ जवाब देने से पहले ही वह उस पर बैठते हुए बोली, और होगा भी तो क्या, कौन सा मेरे वज़न से इसमें सामान टूट जाएगा, मेरा भार इतना तो है नहीं। और वह यह कहते हुए उस पर बैठ गई। मम्मी कहती हैं कि मुझसे भारी तो रुई के फाहे होंगे। आंटी जी, मैं यहाँ बैठ इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मम्मी ने मुझे कुछ और भी कहने को कहा था जो कि मैं भूल गई हूँ। अब वापस चली गई तो फिर से मम्मी की डांट खानी पड़ेगी, इसलिए सोचा 2 मिनट यहीं बैठकर दोबारा से याद कर लूँ तो शायद याद भी आ जाए, वरना मुझे वापस आना पड़ेगा। थोड़ी देर रुक जाऊँ, शायद बात याद आ जाए। अरे आप लोगों ने चाय पीनी शुरू नहीं की अभी तक? जल्दी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी वरना। कहते हुए उसने हम सब की तरफ चाय के कप बढ़ा दिए। देखिए, बैठने का एक और फ़ायदा हुआ ना, बात याद आ गई मुझे। मम्मी ने कहा है कि आप रात के खाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मम्मी आपके लिए डिनर में कुछ न कुछ बनाकर ज़रूर भेज देंगी, आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि वे भेज देंगी। मैं ही लेकर आऊँगी क्योंकि उनकी पार्सल गर्ल मैं ही हूँ। मैं तो मना कर रही थी, कह रही थी
अरे आसपास इतने सारे रेस्टोरेंट हैं या फिर टिफ़िन सर्विस वाले हैं, वे खुद ही मंगा लेंगे कहीं ना कहीं से। लेकिन वे ज़िद करने लगी, इसलिए रात का खाना मैं आपको दे जाऊंगी। और वैसे भी वे माने तब ना, वे तो बस दूसरों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने का मौका ढूंढती रहती है। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, पूरे 20 मिनट हो चुके थे उस लड़की को घर में आए, लेकिन मजाले जाने का नाम ले। पर इस 20 मिनट में वह 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं। लगातार बातें करती जा रही थी और ना ही मम्मी पापा को मौका ही दिया था कि वे अपनी तरफ से कुछ कहें या कुछ पूछ सकें। चाय चूँकि ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने लंबे लंबे घूंट भर कर कप खाली कर दिया और फिर कप नीचे रखते ही उसने झटपट कप उठाया और चलने को हुई, लेकिन बोले बिना फिर भी नहीं रही। कप मैं लेती जा रही हूँ, कटोरियाँ बाद में कभी भी ले जाऊँगी। कप यहाँ रहे तो आप लोग सामान इधर उधर करने में तोड़ देंगे, तो हमारा तो सेट ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे तो ले ही जाऊँगी। अच्छा हुआ मैं थोड़ी देर रुक गई। इस बार वह गई तो हम फिर से इस उम्मीद से थोड़ी देर तक दरवाजे की तरफ देखते रहे कि कहीं वह पलटकर वापस तो नहीं आ रही। लेकिन इस बार गई तो फिर गई, पर जब थोड़ी देर बाद वापस नहीं आई तो हम तीनों ने मुंह से एक साथ ही निकल गया, बड़ी अजीब लड़की है, लगातार बोले जा रही है। मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद से कानपुर हुआ था। मम्मी पापा के साथ कानपुर में किराए पर लिए इस घर पर हमारा पूरा का पूरा सामान ट्रक के ज़रिए आया था और यहीं पर उतरा था। तभी वह लड़की, जिसने अपना नाम खुद ही शीतल बता दिया था, आ पहुंची थी और लगातार बोले जा रही थी। वह चाहे कितनी भी अजीब रही हो, पर उसके लाए चाय नाश्ते ने हमारे थके शरीर में जैसे जान डाल दी थी और हम सफुर्ती के साथ सामान की सेटिंग में लग गए और हमने थोड़ी ही देर में काफ़ी कुछ सामान जमा लिया था। टिंग टोंग अपने मुंह से ही बेल की आवाज़ करती हुई 8 बजे वह फिर हाजिर थी, हाथ में 2 बड़े बड़े कैसरोल लेकर। डिनर ले आई हूँ, राजमा और रोटियां हैं। मम्मी तो चावल बना रही थी, पर मैंने ही कहा कि रोटियां बना दो, क्या पता कहीं शुगर वगर हुआ आप लोगों में से किसी को, तो फिर आपको तो रोटियां ही लगेंगी ना, और चावल तो आप खा नहीं पाएंगे, तो दोबारा रोटी बनानी पड़ेगी। रोटी ही ठीक है, खाकर शुगर वाले भी खुश और बिना शुगर वाले भी खुश। वह लगातार फिर से बोलने लगी, अरे वाह, काफ़ी सामान लगा लिया है आप लोगों ने इतनी ही थोड़ी सी देर में। कैसरोल पास की एक कुर्सी पर रख कर अब वह घर का हमारे घूम घूम कर मुआयना करने लगी, जैसे निरीक्षण करने लगी थी। आंटी जी, अंकल जी, आप तो यह कमरा ले लीजिएगा, यह साइड वाला कमरा ले लीजिएगा, बुज़ुर्ग लोगों के लिए यह कमरा ठीक रहेगा और आपके लिए वह कमरा ठीक रहेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कॉर्नर वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अरे, तुम्हें वास्तु ज्ञान है क्या बेटा? मेरी मम्मी ने बड़े ही उत्साहित होकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जी आंटी, थोड़ा बहुत, पर ज़्यादा नहीं। पर वास्तु की सलाह मैं उसे देती हूँ जो ज़बरदस्ती लेना चाहता है। खुद मैं ना उस पचड़े में पड़ती हूँ और ना ही किसी को पढ़ने देती हूँ। उसमें उलझना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लोगों को यह सलाह मैं वास्तु के आधार पर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होकर दे रही हूँ। ये देखिए, स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखकर ही आपको बताया है। उस कमरे की खिड़की पूरब दिशा की ओर खुलती है। सुबह सुबह की ताज़ी धूप और दिन भर की पूर्वी हवा आप लोगों के कमरे को एकदम तरोताज़ा रखेगी। और सबसे बड़ी बात, उस कमरे की एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती है, तो जाहिर है आप बुजुर्गों को वह अच्छा लगेगा। शाम को वहाँ खेलते बच्चों को देखकर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आप सुबह शाम लोगों को पार्क में टहलते देखेंगे तो आप लोग भी रोज़ सैर करने निकलेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे।
और आपके कमरे की एक खिड़की गर्ल्स कॉलेज की तरफ खुलेगी। आपकी सुबह शाम उनको देखकर काफ़ी अच्छी बीतेगी। उसने धीरे से मेरे पास आकर कहा। तो मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। पहली ही मुलाकात में भला कोई लड़की इतनी बेतकल्लुफ़ होकर कैसे बात कर सकती है, ये मेरी तो सोच से परे था। हे भगवान, कैसी लड़की है यह। उसके जाते ही मैं मम्मी पर भड़क उठा। मुझे उसका आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मम्मी, इससे और इसके घर वालों से दूर ही रहिएगा। आज का खाना और नाश्ता ले लिया, बस बहुत हो गया। इससे ज़्यादा उनसे कुछ भी रिश्ता रखना सही नहीं। कल से कुछ भी लेकर आए तो उल्टे पांव लौटा दीजिएगा और मुझे तो खास कर इन लोगों से दूर ही रहने दीजिएगा। अभी ही बता दे रहा हूँ, कल से फिर से नज़र आई तो मैं उस लड़की से बात नहीं करूँगा, तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊँगा। फिर आप मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं पहले से कह देता हूँ। मुझे शुरू से ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था, मेरे स्वभाव के विपरीत था। फिर ऐसे बिना मतलब बातें करने वाले और दूसरों के घरों में इंटरफेयर करने वाले लोगों से तो मुझे सख्त चिढ़ थी। मैं उनसे दूर रहना ही पसंद करता था। हालांकि मम्मी को मेरा अनसोशल होना पसंद नहीं था, पर अब उन्होंने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया था। शायद बेमन से ही सही, लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सुनाती थी। मेरा स्वभाव अब बदलेगा नहीं, यह उन्होंने मान लिया था। मैं पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर 3 साल पहले नियुक्त हुआ था। पढ़ाई में शुरू से ही बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहा था। सपना तो मेरा प्रशासनिक सेवाओं में जाने का देखा था, पर 2 बार लिखित परीक्षा तक तो पहुंचा, पर इससे आगे सफलता ना पा सका। बैंक पीओ में सिलेक्शन हो गया तो उसे ही चुपचाप ज्वाइन कर लिया था। अब मेरी सर्विस को 3 साल हो चुके थे। बचपन में सब मुझे जीनियस कहा करते थे। शायद इस वजह से मेरे अंदर घमंड भर गया था। हर एक को अपने से कमतर आंकने की मेरी आदत पड़ गई थी। दिन रात किताबों और कंप्यूटर में सिर गड़ाए मैं दुनियादारी को एकदम फालतू का विषय मानता और समझता था। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ थी। मम्मी की चलती तो वे बहुत पहले ही अपने लिए बहू ले आई होती, लेकिन मुझे अपने लिए कोई परफेक्ट मैच दिखता ही नहीं था। मुझे तलाश थी एक ब्यूटी विद ब्रेन्स की, ऐसी लड़की जिसका दिमाग भी तेज़ हो और देखने में भी ब्यूटीफुल हो, और वह भी एक ऐसी लड़की में जो सास ससुर की सेवा एक पैर पर खड़ी होकर कर सके। अब ईश्वर ने कोई इतना अनोखा पीस बनाया ही नहीं, तो उसमें मेरी क्या गलती भला। यह बात मम्मी को समझ में ही नहीं आती थी। इसलिए शादी को लेकर वे गाहे बगाहे मुझ पर अपना गुस्सा उतारती रहती थी कि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। दूसरे दिन सुबह पेपर वाले के बेल बजाने से हमारी नींद खुली। खाली पड़े घर में किसी के आ जाने का संकेत बाहर से पाकर उसने बेल बजा दी थी। सर, पेपर लगाना है आपको? मैं इस एरिया का पेपर वाला हूँ। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण डाल जाया करो। कोई मैगज़ीन? कोई भी, हिंदी इंग्लिश? सर, सारी मैगज़ीन मंगवाती है हमारी एजेंसी। आप जो कहें मैं डाल जाऊँगा। हाँ, मुझे हिंदी मैगज़ीन चाहिए, पर अगले महीने से, इस महीने नहीं। इस महीने तो सारा समय घर की सेटिंग में ही निकल जाएगा, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा, इसलिए अगले महीने से ले आना। हाथ में चाय का कप लिए पेपर वाले की आवाज़ सुनकर बाहर आती हुई मेरी मम्मी ने उस पेपर वाले से कहा, आंटी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मैगज़ीन मंगाती हूँ, आपको बाहर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ने के बाद सब नई की नई पड़ी रहती हैं। मैं दे जाया करूँगी आपको, आप ना लीजिएगा पेपर वाले से, खामखा आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, मैं ही दे दिया करूँगी। बगल के घर से आवाज़ आई तो मैंने और मम्मी ने
एक साथ उधर देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर शायद वही लड़की बैठी थी जो हमारे घर चाय नाश्ता देने आई थी। धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स करके गेट से बाहर करते हुए हमसे ही बात कर रही थी। वह शायद जल्दी में थी, इसलिए रुकी नहीं, केवल हाथ से बाएं का इशारा करती हुए फर्राटे से निकल गई। यह तो कल वाली ही लड़की है ना, कि कोई और थी? मम्मी मुझसे पूछ बैठी। मैं भी ध्यान से उसे देखता ही रहा। लग तो उसके जैसे ही रही थी, पर यह शायद उसकी बहन होगी, मैंने कहा, क्योंकि इस लड़की और कल वाली लड़की का कोई मेल नहीं था आपस में। कहाँ वह बेसिर पैर की बात करने वाली बकबकी लड़की और कहाँ कलफदार साड़ी में लिपटी आत्मविश्वास से भरी यह चुस्त दुरुस्त लड़की। दोनों में दिन रात का अंतर था। काफ़ी अलग थी दोनों। पर यह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही होगी? माँ ने अनायास ही ऐसे पूछा जैसे मुझे बताकर जा रही हो, पर दिमाग यह निश्चित करने में लगा था कि यह कल वाली लड़की थी या कोई दूसरी, या उसकी बहन, या कोई हमशक्ल। शक्ल से तो कल वाली लड़की लग रही थी, पर जिस तरह से बात की उसने हमसे, हम हैरान हो गए। दोनों का कोई मिलाप नहीं रहा था। उससे तो यही लग रहा है कि यह वह लड़की हो ही नहीं सकती। खैर, कोई भी हो, मुझे क्या, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है, सोचते हुए मैं तैयार होने के लिए अंदर आ गया। मुझे इंटरनेट का कनेक्शन लेना था। कौन सा कनेक्शन लूँ, यह जानने के लिए किसी पड़ोसी से जानकारी लेना ज़रूरी लग रहा था कि इस एरिया में सबसे अच्छी कौन सी इंटरनेट है। इसलिए शाम को बार बार बाहर निकलकर देख रहा था कि कोई दिखे तो उससे बात करके आखिर पूछ लूँ उनसे। काफ़ी देर तक जब कोई नहीं दिखा तो मैंने मम्मी से कहा, बगल वाले घर में शीतल को ही आवाज़ देकर कहिए कि अगर घर में कोई भाई वगैरह हो तो किसी से पूछ लें कि इंटरनेट इस एरिया में कौन सा सही रहेगा, तो मैं उनसे जानकारी ले लूँ। मम्मी के आवाज़ देने पर शीतल ही बाहर आई। जी आंटी, कहिए। बेटा, अनिकेत को इंटरनेट कनेक्शन के लिए जानकारी लेनी थी। अगर कोई हो तो भेजना ज़रा इधर, अपने भाई को या किसी और को। मम्मी का मतलब किसी पुरुष को भेजने से था, परंतु वह खुद ही बोल पड़ी। आई तो हूँ मैं, इतनी लंबी चौड़ी। पूछिए ना आंटी, क्या पूछना है आपको? उसने मम्मी की बात का जवाब उनके पीछे खड़े मुझे देखते हुए कहा और ज़ोरदार ठहाके के साथ हंस पड़ी। पागल कहीं की। इस पागल से सिर खपाने से तो अच्छा है कल मैं खुद ही अपने बैंक से पता कर लूँगा किसी न किसी से, सोचकर उसे इग्नोर करते हुए मैं अंदर जाने को मुड़ा। तब तक उसकी आवाज़ सुनाई दी और वह इंटरनेट के बारे में बताने लगी। आंटी जी, इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ना, तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड अच्छा रहेगा। 800 के प्लान में 50 Mbps की स्पीड और 1000 GB डेटा मिलता है। हमने यही लगा रखा है। उसकी बात मैंने सुन ली, पर बदले में उस पर ऐसी नज़र डाली कि उसको साफ साफ समझ में आ जाए कि उसकी दी हुई सलाह पर मैं अमल करने वाला नहीं था। मैंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। हालांकि एक आध और लोगों से पता करने पर भी सब ने एयरटेल को ही प्रेफर किया और मैंने लगवाया भी वही। पर जब दूसरे दिन शीतल ने यह जानना चाहा कि मैंने कनेक्शन ले लिया है या नहीं, तो मैंने कहा कि हाँ, मैंने कई लोगों से बातें की और उसके बाद पता चला कि एयरटेल का कनेक्शन ही सबसे अच्छा है। इसलिए सभी लोगों से पूछने के बाद ही मैंने एयरटेल ही लगवा लिया है। मुझे सोचकर अच्छा लगा कि समझ तो गई ही होगी कि केवल उसकी सलाह पर ही मैंने एयरटेल का विश्वास नहीं किया है, बल्कि काफ़ी लोगों के पूछने के बाद ही मैंने यह कनेक्शन लगाया है। पर मम्मी पापा तो शीतल और उसकी मम्मी जैसे हेल्पफुल पड़ोसी पाकर जैसे धन्य ही हो गए थे और काफ़ी खुश थे। किसी नई जगह पर ऐसे पड़ोसी मिल जाएं तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। मम्मी कह रही थी, किसी भी समस्या का समाधान चटपट हो जाता है। हाँ, कुछ ही दिनों में सामान की सेटिंग हो जाए तो एक दिन उन लोगों को खाने पर बुला ही लेंगे।
बहुत मदद की है इन लोगों ने हमारी। इन माँ बेटी को अपने यहाँ खाने पर ज़रूर बुलाएंगे। खाने पीने के बहाने एक दूसरे को और अच्छी तरह जान भी लेंगे और धन्यवाद भी कह लेंगे उन्हें। पापा ने मम्मी से कहा बुलाना होगा तो किसी वर्किंग डे पे लंच पर बुला लीजिएगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है इन लोगों से सर खा पाने का, इसलिए जब मैं घर पर ना रहूं तभी उन्हें बुलाइएगा। ऐसे लोगों को झेल पाना मेरे वश की बात नहीं है। चूँकि प्रस्ताव पापा ने रखा था, इसलिए मैंने अपने स्वर में भरसक संयम बरतते हुए कहा। अगर यही बात मम्मी ने कही होती तो मेरा रिएक्शन कुछ और होता और मैं कुछ और ही कहता। अनिकेत, लोगों को इतना इग्नोर करना इतना भी सही नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सभी के साथ तालमेल बिठा कर रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ। पापा, मैं सबको तो इग्नोर नहीं करता, पर उस लड़की से मुझे ना जाने क्यों प्रॉब्लम होती है। उसने अपना इम्प्रेशन ही ऐसा डाला है कि देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। बस मैं उसे स्टैंड नहीं कर सकता। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में जिस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है, हो सकता है थोड़े दिनों के बाद उसी पर बाद में प्यार आ जाए। बचकर रहना उससे, मेरे पापा कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो मम्मी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी उनके साथ। ऐसी ही लड़कियों से प्यार हो जाना होता मुझे तो अब तक आपके घर में बहू ना आ जाती और बहू के लिए तरस ना रही होती आप। मैं मम्मी को घूरते हुए वॉश बेसिन की ओर बढ़ गया और गुस्से में वहाँ से चल पड़ा। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। नया शहर, नई ब्रांच और नए लोग, सबके साथ तालमेल बिठाने में दिन कैसे गुजर जा रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह कानपुर में ही रहने वाले मेरे दोस्त अविनाश का फ़ोन आया। अबे साले, 10 दिन से ऊपर हो गए तुझे कानपुर आए, अभी तक मिलने की फुर्सत नहीं निकाली तूने? हाँ, क्या बात है भला? अरे यार, मिलता हूँ जल्दी ही किसी दिन, मैंने टालते हुए कहा। अभी तो घर और बैंक दोनों ही जगह व्यस्तता ज़्यादा है। वह तो मैं समझ सकता हूँ यार, पर फिर भी वक्त तो निकाल। और आज थोड़ा समय निकाल मेरे लिए, कुछ ज़रूरी काम है तुझसे। मैं 11 बजे के करीब तेरे बैंक आ रहा हूँ। 11 बजे अभिषेक मेरे बैंक में मेरे पास आया तो उसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने साथ स्टेट बैंक चलने की बात कही। यार, स्टेट बैंक से मुझे लोन लेना है। काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा हूँ, अब तक तो अकेले चक्कर मार रहा था। अब तू आ गया है तो सोचा तुझे साथ लेकर चलूँ। वैसे भी एक से भले दो, शायद काम थोड़ा जल्दी हो जाए। और तू बैंक वाला है तो बैंक वाले लोगों से ज़्यादा अच्छे से डील कर पाएगा। मेरी ना सही तेरी तो कद्र करेंगे ही। अभिषेक मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए उसके लिए समय निकालना ही था मुझे। स्टेट बैंक की ब्रांच भी मेरे पास ही थी, इसलिए मैं अपने मैनेजर को बताकर थोड़ी देर के लिए अभिषेक के साथ स्टेट बैंक चला गया। मैंने अपना परिचय दिया तो हमें तुरंत ही बैंक के मैनेजर में ऑफिस में अंदर जाने के लिए उनके केबिन में कहा गया। हम दोनों अंदर चले गए। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर बैठी लेडी को देखकर मुझे अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ की मैनेजर हैं? बोलने के बाद मैंने अपने स्वर को तुरंत परखने की कोशिश की कि कहीं मेरे अंदर की तिरस्कार वाली भावना इस समय भी मेरे शब्दों में तो नहीं झलक आई है। उस दिन वाली लड़की यानी शीतल इस बैंक की मैनेजर थी और बैंक मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थी। ओह, यू मिस्टर अनिकेत, आई डिड नॉट नो अपार्ट फ्रॉम बीइंग माई मेंबर यू ऑल्सो आर अ बैंकर। वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। आई एम सो सॉरी, उस दिन के बाद से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ ज़्यादा जान पाएँ या आपस में बातचीत कर पाएँ। कहते हुए उसने हमें बैठने का आग्रह किया और अनिकेत से उसकी फ़ाइल ले ली।
मैं यंत्र चलित सा सामने की कुर्सी पर बैठ गया, पर जिस रौब के साथ मैं अभिषेक के साथ आया था, अचानक वह न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरी तो मानो हवा ही निकल गई थी। मेरी ज़बान जैसे तालू से चिपक गई। अभिषेक से, शीतल से अपने लोन के संबंध में क्या क्या बात की और कौन कौन से पेपर साइन कराए, कब हमारे सामने चाय आई और कब हमने चाय पीकर ख़त्म कर डाली, मुझे इन सब बातों का जैसे पता ही नहीं चला। मुझे कुछ जैसे याद ही नहीं रहा। चले कहते हुए जब अभिषेक उठकर खड़ा हुआ तो मैं जैसे नींद से सोते से जागा। कभी घर पर आइए कहते हुए शीतल ने सलीके से हमसे हाथ मिलाकर हमें विदा किया। वहाँ से लौट कर जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने कोई सपना देख लिया हो। मैं अपना सब कुछ गंवा कर आया हूँ वहाँ। आँखों के सामने बार बार उसकी तस्वीर आने लगी। उसके कहे शब्द और आत्मविश्वास से लबरेज उसका चेहरा मेरी आँखों के सामने हरदम घूमने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरा चैन छिन गया है, जिसे मैं कल तक पागल, बेवकूफ़, झल्ली और ना जाने क्या क्या संबोधन दिया कर रहा था, वह मुझसे योग्यता में 4 कदम आगे है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मुझे? दिन रात अब उसी का ही ध्यान क्यों आ रहा है मुझे? क्या जिससे पहली मुलाकात में नफ़रत करने लगा था, उससे दूसरी मुलाकात में मैं प्यार करने लगा हूँ? पापा की कही बात मुझे याद आने लगी। मैं बेहद बेचैन रहने लगा। अपने दिल का हाल कहूँ भी तो कहूँ किससे? मैं पहले से भी ज़्यादा अपने आप में सिमटने लगा था। अनिकेत, तुझे एक बात बताऊँगी तो मेरी ही तरह तू भी हैरान रह जाएगा। एक दिन खाना खाते समय मम्मी ने मुझसे कहा। कौन सी बात? मैं हैरान होकर मम्मी की तरफ देखने लगा। शीतल कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं है, वह तो स्टेट बैंक में मैनेजर है। आज ही उसकी मम्मी ने बताया मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यह सब सुनकर। मैं तो यही समझती थी कि वह शायद कॉलेज में पढ़ती होगी, या दिखने में तो बिल्कुल बच्ची सी लगती है, एकदम छोटी सी लग रही थी, तो मुझे यही लगा कि वह शायद पढ़ाई कर रही होगी। माँ ने बड़े उत्साह से मुझे बताया, पर मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर पूछ बैठी, क्या हुआ? तुझे आश्चर्य नहीं हुआ यह सुनकर? मैं मिल चुका हूँ उससे बैंक में। मुझे पता है कि वह बैंक मैनेजर है। अविनाश के साथ लोन के सिलसिले में गया था उसके बैंक में। तो तूने हमें क्यों नहीं बताई ये बात? इतने दिनों से तुझे पता था तो? मम्मी थोड़ा सा नाराज़ होते हुए बोली, और मैं चुप था। अरे 2-3 दिन पहले ही तो मिला हूँ। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है आजकल कि आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा। मैं अपनी खिसियाहट छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह मुझसे बेहतर है, यह बात मेरे मन में काफ़ी दिनों से थी। इस सच्चाई को मैं अभी तक ठीक से पचा भी नहीं पाया था। चलो गनीमत है, अब कम से कम उसे अपने घर में आने देने लायक तो समझेगा तू, वरना तू तो उसे झल्ली ही समझ रहा था। खामखा इतनी अच्छी लड़की के लिए अपने मन में इमेज ख़राब लिए बैठा था और गुस्सा किए बैठा था। पूछ लो इससे, अगर वह लड़की इसे इस घर में आने लायक लगे तो हम गाजे बाजे के साथ ले आए उसे। पापा ने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया था। पापा हमेशा की तरह मजाकिया मूड में ही थे, पर मैं हर बार की तरह इस बार पापा के मजाक का कोई करारा जवाब नहीं दे पाया। मैं चुप था। मेरे अंदर आए परिवर्तन के एहसास ने मुझे खामोश रहने दिया था। बैंक में हुई मुलाकात के बाद शीतल मेरे वजूद पर छाने लगी थी पूरी तरह से। लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। उसके गर्मजोशी भरे हथेलियों के स्पर्श को मैं बार बार अपनी बंद मुट्ठी में महसूस करने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। मैं उसे मन से
हटा ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना ही उस पर ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही वह मुझ पर हावी हुए जा रही थी। लगातार मेरे मन में अपनी जगह बना रही थी। वह उतना ही अपनी ओर खींच रही है। उसका आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा, हमसे बातें करते करते लगातार फाइलें साइन करना, लगातार बज रहे एक के बाद एक फ़ोन को रिसीव करना उसके आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। और सधे शब्दों में कही उसकी बातें, बस अब वही सब कुछ दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता करता था। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद यही वह ब्यूटी विद ब्रेन है जिससे मिलाने के लिए भगवान ने मुझे इलाहाबाद से कानपुर भेजा है। शायद इसी की वजह से मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है। अनिकेत, अब तो तुझे शीतल और उसके परिवार वालों से कोई परेशानी नहीं है ना? तो कल संडे को उसे और उसकी मम्मी को लंच पर बुला लेते हैं, मम्मी ने मुझसे कहा। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी। एक छोटी सी थैंक्स गिविंग पार्टी तो देनी ही पड़ेगी उन लोगों को, मम्मी ने मुझसे कहा। ठीक है, बुला लीजिए, मैंने धीरे से कहा। शायद मैं भी यही चाहता था। यह कहकर मैंने अपनी सहर्ष सहमति दे दी। किसी लड़की के कितने रूप हो सकते हैं, यह उस दिन शीतल को देखकर मैं सोच रहा था। आज ना ही वह पहले दिन वाली अल्हड़ बेफिक्र उच्छल लड़की थी और ना ही बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी चुस्त सजग और कर्मठ अधिकारी। कितना फ़र्क था दोनों में। जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने एक घरेलू और ज़िम्मेदार बेटी सी मम्मी के साथ किचन में लगी शीतल मुझे मेरे सपनों में सजी जीवन संगिनी जैसी लग रही थी। कैसा जादू था इसका कि इसने चंद दिनों में ही मेरे अहंकार को छिन्न भिन्न कर पाछाड़ से इंसान बना दिया हो। जैसे मुझे खुद के परिवर्तन पर हैरानी हो रही थी। मेरे सपने मूर्ति रूप लेने लगे। मैं अपने आप को तौल रहा था। क्या मैं कभी इसे आई लव यू कहने की हिम्मत कर पाऊँगा कभी? घर में उसकी उपस्थिति से मैं बहुत नर्वस हो रहा था। मदद के बहाने शीतल के पास जाना मेरे स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था, पर इससे पहले प्यार की खूबसूरत अनुभूति भी तो नहीं हुई थी मुझे। मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। किचन से प्लेट लेकर आती उस अजीब सी लड़की के हाथ से प्लेट मैंने आगे बढ़कर ले ली और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। मुझे उसका सानिध्य अच्छा लग रहा था। मैं उसके साथ रहना चाहता था। भाभी जी, आपकी बेटी तो बहुत ही प्यारी और होनहार है। इसने तो पहले ही दिन अपनी प्यारी बातों से हम सब का दिल जीत लिया था। खाना शुरू करते ही मम्मी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। अब तो आप इसके लिए लड़का भी देख रही होंगी ना, इसकी शादी कराने के लिए? मम्मी के मुंह से अनायास ही ऐसे बातें निकल गई। मम्मी के मुंह से शीतल की शादी की बात सुनकर अचानक से मेरा गला सूख गया। जैसे गिलास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर मैंने अपना गला तर कर लिया। शीतल मेरी बेटी नहीं, बहू है। मेरे इकलौते बेटे अनुराग की विधवा। अचानक यह सब सुनकर मेरे हाथ से ग्लास झटके से छूटकर नीचे गिर गया। ओह! मम्मी पापा के मुंह से एक साथ निकला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सुनकर मम्मी को भी अपने हाथ से कुछ छूटता सा लगा। आई एम सॉरी भाभी जी, हमें यह सब पता नहीं था। दरअसल शीतल को देखकर कभी हमें ऐसा लगा ही नहीं कि वह आपकी बेटी नहीं बल्कि बहू है। हमें तो आज तक इसे आपकी बेटी ही समझते आए हैं। मम्मी भी शीतल की सच्चाई जानकर थोड़ा सा हैरान हो गई। थोड़ी देर पहले तक उसका औपचारिक खुशी का वातावरण अब गमगीन हो गया। शीतल की सास की आंखों से
आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और इधर शीतल अपनी कुर्सी पर लगातार बैठी हुई चम्मच से पुलाव के दानों को इधर से उधर करने लगी। पागल है यह, किसी को एहसास होने देना नहीं चाहती अपने अंदर के दर्द का। वह गज़ल सुनी है ना आपने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सोचती है बिना मतलब यहाँ वहाँ की बातें करती हंसाती रहेगी तो इसके अंदर के दर्द तक कोई झांक नहीं पाएगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर समझाती रहती हूँ इसे कि अपने बारे में सोच, पहाड़ सी ज़िंदगी पड़ी है आगे। मैं तो समझा कर थक गई। पहाड़ सी ज़िंदगी पड़ी है आगे, शादी कर ले दूसरी। पर इसे किसी की सुननी हो तब ना, बिल्कुल नहीं सुनती हमारी। वह तो बेटा होकर छोड़कर चला गया, पर यह बहू होकर नहीं जा रही है मुझे छोड़कर। मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। कहती है क्या कमी है मेरी इस ज़िंदगी में, सब कुछ तो है मेरे पास सिवाय अनुराग के। अनुराग आपका प्रतिरूप थे। आपके रूप में अनुराग को ज़िंदगी भर देखती रहती हूँ। आप खुश होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। अनुराग की मुस्कुराहट से भला मैं कैसे दूर जा सकती हूँ। जीने के लिए दोहरा चरित्र ओढ़ लिया है मेरी बच्ची ने। अंदर गम का दरिया बह रहा है, पर ऊपर से ऐसे दिखाती है जैसे इससे ज़्यादा खुश और सुखी कोई नहीं है। मस्त बेफिक्र कोई है ही नहीं इसके जैसा, ऐसा दिखाती रहती है। मुझे खुश रखने के लिए न जाने क्या क्या यत्न करती रहती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, पर समझकर भी मैं क्या अकेले में आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही हूँ अपनी फूल सी प्यारी सी बहू के लिए। आंसुओं में लिपटे उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गरम शीशा उड़ेल रहे थे। इतना सब सुनने के बाद मेरा वहाँ और बैठ पाना मुश्किल हो रहा था। आंखें आंसुओं को अंदर ही रोकने के प्रयास में लाल हो गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे मुझे कदम कदम पर मात देने के लिए ही इस अजीब लड़की ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है। मेरा दम तेज़ी से घुटने लगा था। एक्सक्यूज़ मी कहकर मैं वहाँ से उठकर बाहर बालकनी में खुली हवा में निकल आया। अंदर रोके हुए आंसू आकर आँखों में इकट्ठे हो गए थे। पहली बार किसी लड़की के लिए मैं कुछ अलग महसूस कर रहा था। दिल में प्यार जैसी कोमल भावना का एहसास किया था मैंने। वह खूबसूरत एहसास अभी तन मन में अपनी सुगंध बिखेरने को बड़ा ही था कि ऐसी क्रूर सच्चाई का थपेड़ा पड़ गया। अब मेरे आंसू मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। मुझे उन्हें छिपाने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उनका बहना भी बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। शायद बादल मेरी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश की बूंदों में आंसुओं को बेखौफ बहने की इजाज़त देकर मैं लक्ष्य विहीन सा सड़क पर चलने लगा, चुपचाप। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।